चलो तो अभी क्या करना है, अपने सामने ये रखो जो भी आपको हैंड रिटन नोट्स दिए, उसमें देयर इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, क्या हम करने वाले हैं। टोटल 13 पेजेस आर देयर। उसमें से एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन उसके बाद आफ्टर 40 to 45 मिनट्स मैं आपको ये दूसरी नोट दे दूंगा, उसके अंदर से एरर एनालिसिस करेंगे और उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। मतलब आने वाले 4 लेक्चर में से जितना आएगा उतना इस एक ही 1.5 घंटे में से आएगा। सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट हियर, और जितना भी बोलने को कहा जाए क्लास में रहना है, मतलब रिस्पॉन्स करना है। समझ में आ रहा है? कितने को 11 सब कुछ याद है? कोई बात नहीं, चलो। सो यूनिट्स एंड डायमेंशन अपना पहला टॉपिक है। उसमें फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज आप देख लो, वो हमको पता है। जो सिंपल चीज़ें वो थोड़ा फास्ट करते हैं, अंदर देखते रहो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी है। तो कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। लेंथ, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो देर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके यूनिट्स दे दिए हैं। फिर व्हाट डू यू कॉल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मतलब इन 7 फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा कुछ करके अगर अलग फिजिकल क्वांटिटी मिलती है तो उसे क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेट्स से हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वाज फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इन दोनों का डिवीजन करके ये हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिल गई। सिंपल है। सो ऑल दिस डिराइव्ड क्वांटिटीज विल बी रिप्रेजेंटिंग इन MLT फॉर्मेट। MLT फॉर्मेट क्या होता है आप सबको आइडिया है। M रिप्रेजेंट्स मास, L रिप्रेजेंट लेंथ एंड T रिप्रेजेंट्स टाइम। तो इसका एक पैटर्न है, उसी पैटर्न में ये लिखा हुआ है। ऐसे याद करोगे तो आपका क्या होगा, एक का यूज दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ऐसे पूरा फॉर्मेटिंग किया हुआ है। समझ में आ रहा है? जो भी आपको याद करना होगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे फोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका हमको MLT याद होना चाहिए, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब आप लोगों में बहुत को याद होगा, पर जिसको बिल्कुल स्क्रैच से करना है उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको आइडिया है कि सपोज वेलोसिटी का MLT बनाना है तो क्या करेंगे। तो वेलोसिटी हैज 1 लेंथ एलिमेंट एंड 1 टाइम एलिमेंट, बट टाइम डिवाइडेड है। तो वेलोसिटी का अगर MLT बनाना है तो क्या बनेगा? L1 अपॉन T1। तो T ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? M0 L1 T माइनस 1। सिंपल है। दैट्स हाउ वी डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस फॉर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ फर्स्ट क्वांटिटी हमें स्टार्ट करनी है मोमेंटम से। एक डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसका निकालो फटाफट, क्या आता है। अपनी बुक भी साइड में रखनी है, कुछ कुछ सम जो हम सॉल्व करेंगे वो लिखने भी हैं, जो इस नोट्स में नहीं है। देखो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला में से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ऑलमोस्ट 2011, 14, 16, 18 एंड 20 में सारे क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूला में से आए हैं। फिर सिग्निफिकेंट फिगर में से 2020 में एक क्वेश्चन आया है। फिर यूनिट्स, जो पर्टिकुलर यूनिट्स पूछते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है, ऐसे क्वेश्चन 2019 में और 12 में आए हैं। और एरर में से जो सेगमेंट अलग है उसमें से आएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब हर साल एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट में से और दूसरा एरर एनालिसिस में से आता है। तो हमारा टारगेट क्या है? सपोज किसी को कुछ नहीं आता है, तो 1 महीने बाद अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो ही और शी विल बी कैपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग 30 क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? क्रैश कोर्स क्या है कि जिसको कुछ नहीं आता है वो 45 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। ऐसा फिजिक्स आपका हो जाएगा। और जिसको थोड़ा बहुत भी आता है उसको अपन पुश करेंगे 35 to 40 क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसका आंसर देना है येस सर और नो सर में, बिकॉज वी नीड सम एनर्जी टू कंप्लीट दिस होल सिलेबस। मतलब ये 5 या 10 लेक्चर का काम है जो अपन 1 घंटे में कर रहे हैं। तो कैसे काम करना है? यू हैव टू रिस्पॉन्ड क्विकली। पता है दोपहर का टाइम है पर बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चन में से 30 होने चाहिए, केमिस्ट्री में 45 में से 30 होने चाहिए, और बायोलॉजी में 90 में से 60 होने चाहिए। ये बेयर मिनिमम। अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो यहाँ तक पहुँच जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रैश कोर्स। तो 60 और 60 120 इंटू 4 करेगा, उतने मार्क्स उसके आएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये बेयर मिनिमम है, जिसको कुछ नहीं आता है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रैश कोर्स। लेकिन वो 40% या 50% नॉलेज पे जो अभी बैठा हुआ है उसको अपन ट्राई करेंगे कि यहाँ पे 35 और यहाँ पे 70-80 तक पहुँच सके। समझ में आ रहा है? तो योर फर्स्ट आपका काम क्या होना चाहिए? यहाँ से 2 बजे जाने के बाद घर जाके सो जाओ, 4 बजे वापस बैठ जाओ,
मैक्सिमम टाइम बायोलॉजी को दो, उसके बाद सपोज 2 घंटा इसको दे रहे हो तो इसको 1.5 घंटा और इसको 1 घंटा। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ यू विल प्लान योर पर्टिकुलर थिंग फॉर नेक्स्ट 60 डेज। क्लियर है? तभी जाके कुछ रिजल्ट दिखेगा। अब फटाफट से चालू करो, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई मास अपॉन वॉल्यूम, मास का क्या हो जाएगा m1, नीचे वॉल्यूम का क्या होता है L3, तो क्या हो जाएगा m1 L3 T0 L-3, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? डेंसिटी के बाद आपको दी है वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हमारी हो गई। उसके बाद मोमेंटम देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P = मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ से क्या होगा, आपके सारे 11th के फॉर्मूला एक साथ रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको MLT भी सबका याद हो जाएगा। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मास का तो हमको पता है m1, वेलोसिटी का अभी अभी हमने ढूंढा है L1T-1। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एवरी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी उसके अंदर ऊपर वाले का यूज होता होगा, ऐसे ही आपको याद करना है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी ऑलमोस्ट आपकी सारी हो जाएगी। एक्सेलरेशन से फोर्स है। फिर जो प्रेशर वाला एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, ये नीट में एज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट प्रेशर। एकदम इजी क्वेश्चन है कि क्या ये है उसका आंसर? ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है कि प्रेशर का एक्चुअल आंसर क्या होता है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर। अंदर लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ फोर्स अपॉन मॉड ऑफ एरिया, पर ऐसा नहीं है। फोर्स परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। कि हम यहाँ पे खड़े हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, अगर मैं नीचे एक वेट स्केल लगा दूँ और अपना वेट करूँ तो प्रॉपर प्रेशर क्रिएट होगा, पूरा का पूरा फोर्स 90 डिग्री पे जाएगा उस वेट स्केल के अंदर। पर अगर मैं कुछ एंगल बना दूँ ऐसे, तो फोर्स का कोई कंपोनेंट जाएगा अंदर और वेट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो अलग रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। एक्चुअल फोर्स का प्रेशर का डेफिनेशन ये है, फोर्स परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इसके बाद तो उसका MLT बनाना आ जाएगा। फोर्स का हम याद रखेंगे, सबसे पहले फोर्स का ढूंढो। फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमको पता है, टाइम भी पता है, मास भी पता है, तो फोर्स का मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर? m1 L1 T-2। अब इसको याद कर लो। अब नेक्स्ट कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी सब में फोर्स आएगा। लेट्स से वर्क डन, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपको याद है तो सिर्फ बाजू में एक डिस्प्लेसमेंट लगाना है तो वर्क मिल जाएगा। फिर हमको पता है कि वर्क का यूनिट भी जूल होता है और एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। जितनी एनर्जी आपके पास होगी उतना ही आप काम कर पाओगे, जितना काम आपने किया होगा उतनी एनर्जी खर्च हुई होगी। तो दैट्स कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो दोनों का यूनिट जो वर्क का होगा वही एनर्जी का हो जाएगा, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें से अच्छे क्वेश्चन कौन से हैं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बार पूछा जाता है। सरफेस टेंशन का आपको याद रखना है कि सरफेस टेंशन एंड प्रेशर में डिफरेंस क्या है। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया और सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। समझ में आ रहा है? तो दैट्स हाउ यू विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ये आपका आसानी से हो जाएगा, इसलिए इतना फास्ट जा रहे हैं। फिर टॉर्क आपको आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगेन उसका भी आंसर आ जाएगा। ये ट्राई किया है कि आपको ये सब लिखाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप जो मैं बोल रहा हूँ वो एक साथ देखते जाएं, तो जितना हमारा टाइम बचे उतना काम ज़्यादा हो। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी प्रेशर जैसा ही है, फोर्स अपॉन एरिया, तो उसका भी MLT सेम आएगा। फिर ये आपको याद रखना है स्पेशल केस में व्हाट आर द डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है, सपोज स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि वी आर अप्लाइंग अ स्ट्रेस ऑन समथिंग और उसकी लेंथ में इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब इसकी 10 मीटर की लेंथ है और इसको खींच के 11 मीटर कर देंगे तो क्या हो गया, 10 के अंदर 1 बढ़ गया तो 1/10 आएगा। दिस मच स्ट्रेस आएगा अप्लाइड ऑन दिस। तो डेल्टा L अपॉन L, तो डेल्टा L का भी यूनिट मीटर और L का भी यूनिट मीटर, तो दोनों का अगर सेम यूनिट है, इफ़ यू आर कंपेयरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, लेंथ अपॉन लेंथ कट जाएगा। तो ये याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका भी फॉर्मूला क्या था, N21 इक्वल टू वेलोसिटी मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी मीडियम 2। तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड, तो वो कट जाएगा, तो उसका भी क्या आंसर आएगा, डायमेंशन लेस। फिर एनी एंगल साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग एक्स, e⁻x, दे ऑल आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। फिर अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका आपको डिराइव करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फटाफट डिराइव करो।
तो इसका हेडिंग है डायमेंशन, ऑल द डायमेंशनल क्वांटिटीज और उसका एनालिसिस। ये फर्स्ट टॉपिक, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। अगर इसमें से नहीं आएगा तो जो इसके आगे यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। मतलब ये पूरे पैम्फलेट में से एक क्वेश्चन, और दूसरे दो भी दूंगा उसमें से एक क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो ऑल द डायमेंशन लेस में से हमने किया पोटेंशियल डिफरेंस V, तो उसका फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज Q। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने याद किया हुआ है, क्या होता है? m1L1T-2 इंटू एक और L1, और ये Q, या तो Q को वैसा का वैसा रखो या तो IT कर दो। IT करोगे तो क्या हो जाएगा? AT। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से इसके पीछे जो आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। तो सबसे पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फाइंड करो। तो PV इज इक्वल टू KT इज योर फॉर्मूला ईयर, उसमें से KBT, इस KB का फॉर्मूला हमको लाना है। फिर P इज योर प्रेशर, V इज वॉल्यूम एंड T इज टाइम T। तो आंसर आ जाएगा। हमको प्रेशर का पता होगा, टाइम का पता होगा, वॉल्यूम का पता होगा, सबका लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। फटाफट से अंदर पेंसिल से कर दो। बरोबर है। फिर प्लैंक कांस्टेंट का देखो, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? E इज इक्वल टू HF, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो उसमें से E अपॉन F हो जाएगा। E मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन। तो वर्क डन का हमने अभी अभी किया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो m1L2T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब T-1। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, घर जाके 2 से 3 बार इस पैम्फलेट को गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपके मेथड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन जो भी आपको मैंने दे दिया शीट, वो ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। जो नहीं होंगे वो अभी मैं करा दूंगा इसी लेक्चर में। फिर उसके बाद कौन सा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो भी आप खुद कर लोगे। एक इसमें डालना रह गया है, थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट आता है K डेल्टा T, A डेल्टा T इंटू टाइम T अपॉन लेंथ L, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता था थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। तो इसमें से ये थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट है K। जैसे मैं आपको बताऊं, R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, इन दोनों का कंबाइन करते हम बनाते थे R इज इक्वल टू रो L बाई A, वेयर रो वॉज रेजिस्टिविटी। हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो बाय विच फैक्टर वो बढ़ेगा। तो अगर आप किसी वायर को हीट दोगे तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी में भी चेंज आता है। मतलब कोई कॉपर का अगर ऐसा ब्लॉक है, उसको आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो वो अलग तरीके का गर्म होगा। फिर आयरन का अगर सेम ब्लॉक है, सेम साइज का, उसको अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट दी तो वो अलग तरीके से गर्म होगा। तो वो अलग अलग कितना गर्म होगा, दैट डिपेंड्स ऑन थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट। तो मतलब अगर किसी को हार्ड करना है पेपर तो कांस्टेंट्स का डायमेंशन पूछेंगे। अगर इजी रखना है तो आगे जितने भी हमने करा है, फोर्स का बता दो या इसका बता दो, वो सिंपल रखेंगे। समझ में आ रहा है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन देखोगे तो यही दिखेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बताओ, इस कांस्टेंट का बताओ, उस कांस्टेंट का बताओ। ये भी एक कांस्टेंट आता है, कभी पूछा नहीं है लेकिन इसका बना दो। तो K का क्या बनेगा? QL अपॉन A डेल्टा T इंटू टाइम T। तो Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, हीट मतलब एनर्जी, तो ये एनर्जी इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू टाइम, सॉरी ये केल्विन टेम्परेचर और ये टाइम T। तो क्या हो जाएगा? m1L2T-2 एनर्जी का, उसके अंदर एक L1 जाएगा, नीचे एरिया है तो L2 जाएगा, और डेल्टा T मतलब केल्विन, और टाइम T असल में केल्विन नहीं लिखते, सिर्फ थीटा लिखते हैं। फिर T की जगह क्या लिखते हैं? टाइम। बस अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का बनाओ फटाफट। फॉर्मूला लिख के दे दिया है, अंदर ही सॉल्व करना है फटाफट, नीचे लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम 21 नंबर की फिजिकल क्वांटिटी।
बराबर t⁻⁻1 આવશે ને एंगुलर मोमेंटम mvr होगा। m में m क्या है, मास, तो क्या हो जाएगा m1, ये क्या है वेलोसिटी, तो L1 t-1 और ये r भी डिस्टेंस है तो L2, मतलब कि तू -2 बोली थी, ठीक है। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा = v/r, उसका बना लो फटाफट। ये लास्ट पेज जो पेज नंबर 5 है डायमेंशन एनालिसिस का, ये सब पूछे हुए हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूछा हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट पूछा हुआ है, और ये बहुत बार रिपीट भी होता है नीट में। मतलब हमको लगता है कि कांस्टेंट विल नॉट हैव एनी डायमेंशन, बट ऐसे कांस्टेंट का फॉर्मूला बन जाता है, उसका डायमेंशन मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली कोई नहीं होता है ऐसा नहीं लिखना है। एक्चुअली इसको 3 घंटे चाहिए, लेकिन 3 घंटे हम दे नहीं सकते थे, दैट्स वाई ये थोड़ा टाइम बचाने का ट्राई किया है। आज का सक्सेसफुल जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर से यही करेंगे, मैं लिख के आपको पहले से ही दे दूंगा। उस वक्त मेरे को ऐसा लगा था गुजकेट के टाइम पे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है लिखाने के अंदर, और दैट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो भी मैंने आपको क्या कराया था, आवर पैटर्न वाज कि भाई 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो उसमें से 50 मिनट डेडिकेटेड थी मेथड्स पे, जिसके ऊपर से क्वेश्चन आए हैं। मतलब वो मेथड्स आपको समझ में आ गई तो सॉल्व कराने का ऐसा मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए तो 51 में बन सकता है, लेकिन आपको मेथड्स पता है कि दैट्स हाउ यू विल डू इट, तो आप कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब कुछ पढ़ा नहीं है आज तक, कुछ आता नहीं है, फिर भी पॉसिबल है। फिर उसके बाद यूज़ आ गए उसके कि अगर यहाँ तक से कोई क्वेश्चन नहीं आता है डायमेंशनल फॉर्मूला में से, तो अब इसके यूजेस है कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस सीखा क्यों, इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। तो उसका फर्स्ट यूज़ है फॉर यूनिट कन्वर्जन, वो अंदर डालना रह गया है, वो इधर अंदर एक पेज खाली होगा उसमें लिख दो फटाफट, कोई भी ब्लैंक पेज दिखे उसमें। अब यूनिट कन्वर्जन मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होता है, आपको याद है। मतलब ये इजी वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता है, पर समहाउ कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर हमको नहीं पता है, तो उसमें क्या करेंगे। तो सिस्टम में फॉर्मूला उसका ऐसा है, मतलब शांति से इसको देखो तो 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कोई नंबर होगा उसका यूनिट होगा, उसका नंबर होगा उसका यूनिट होगा। समझ में आ रहा है? मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं SI में से CGS में ले जाऊं तो डिफरेंस क्या आएगा, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो दिस विल बी आवर फॉर्मूला। तो सपोज फोर्स का क्वांटिटी पूछा है कि MKS में है, उसको CGS में ले जाना है, तो फोर्स एज अ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास MKS में अवेलेबल है, उसको CGS में ले जाना है, MKS या फिर SI में। तो CGS में कैसे ले जाएंगे, तो इसका MLT बनाओ और इसका MLT बनाओ, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो फोर्स का MLT हमने अभी अभी याद किया है, क्या होता है, M1 L1 T-2। अब सोचो Q = N1 U1 इक्वल टू N2 U2, उस फॉर्मूला में N1 और U1 लिखना है, तो मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, इसमें से N2 चाहिए। तो N2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N1 U1 अपॉन U2 ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो U1/U2 बनाना है, तो किलोग्राम में है अभी, उसको ले जाना है ग्राम में, तो किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो क्या आएगा 10⁻³
और मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, तो कि भाई ये हो जाएगा ग्राम में, ये था किलोग्राम में, ये था मीटर में, ये जाएगा सेंटीमीटर में, ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, तो उसका कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम चेंज करेंगे मीटर से सेंटीमीटर में, तो 10⁻² से होगा। इसको 1 2 3 नाम दे दो, नहीं 1 1 1 और ये 2 2 2। अब यहाँ फिजिकल क्वांटिटी को सेट करो कि बाय कंपेयरिंग द पावर्स, कि भाई n1 हमको नहीं पता है कि पता है, और m1 बाई ये u1 बाई u2 मतलब यूनिट 1, तो इसका mlt इज कंपेयर टू दिस mlt। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब n1 ऐसा कैसा रखूंगा, m बाई m 1/2, फिर क्या है L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसको पूरे को पावर क्या दे देंगे, A B और C। अब A इक्वल टू क्या है 1, B इक्वल टू क्या है 1 और C इक्वल टू क्या है -2। कहाँ से आया, क्योंकि भाई फोर्स का MLT MKS में लिखो या CGS में लिखो, ऑलवेज सेम, देयर विल बी नो डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ आएगा, n1 में। n1 क्या है, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो मीटर, ये किलोग्राम में से मीटर में ले जाने के लिए इसको 10⁻³ से चेंज किया था। समझ में आ रहा है, तो 10⁻³ A और इसका 10⁻² इंटू B, और इसका नहीं लिखना है बिकॉज सेकंड से सेकंड में ही जाना है। तो क्या आया, n2 इक्वल टू n1, A⁻1 है तो 10⁻³, 2⁻B भी 1 है तो 2 हो जाएगा। अब n2 इक्वल टू क्या आया, n1 इंटू 10⁻5। तो न्यूटन में से डाइन में जाने के लिए 10⁻5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मतलब अगर और कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी, इसका सेम क्वेश्चन आपकी शीट में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 42 शायद दिया हुआ है, 40, और वो जो शीट आपको दी है ना नीचे फर्स्ट, वो MCQ वाली, क्या है क्वेश्चन उसमें, dimensions of critical velocity of liquid flowing through a tube are expressed as where beta, rho and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of tube respectively, when the values of x, y and z are। मतलब 42 है ना, 40 पता नहीं, ये तो अलग क्वेश्चन है। 42 डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, हाँ ये वाला है, 42 वाला है। The density of the material in CGS system is 4 gram per centimeter cube. In a system of units, which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 grams, value of density बताओ क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से। तो एक इजी वाला फटाफट लिख लो, फिर वो वाला सॉल्व करते हैं। इसमें n1 का वैल्यू क्या होगा 1, बिकॉज 1 न्यूटन इक्वल टू n2 समथिंग फाइंड करना है। n1 का वैल्यू क्या होगा, इफ वी आर कंपेयरिंग दिस n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो n1 1 है, इधर n2 100 है, u1 मीटर है तो u2 सेंटीमीटर है। तो इसमें मैंने क्या किया, m1 को m2 इंटू 10⁻³ लिखा, फिर m2 कैंसिल हो गया तो ये बचा, बीच में एक स्टेप नहीं लिखा है। L1 की जगह क्या लिखूंगा 10⁻² इंटू L2, फिर L2 कट जाएगा, उसकी जगह ये आएगा। सिंपल है। NCERT में जो पढ़ा है वो आपका 1 to 100 था, जैसे उसको कंपेयर करें किसी एनालॉजी से। तो ABCD सीखना, दैट वाज योर NCERT।
फिर अब उसका स्पेलिंग बनाना, दैट इज़ योर नीड, बस उतना कुछ नया नहीं है। तो इसका आंसर आपको पता ही था कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, और ये उसकी मेथड है। ऑलमोस्ट सब कुछ आपको रटा हुआ होगा कि 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्थ, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन में N2 इक्वल टू 10⁷ लगा दोगे। पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया ट्विस्ट करके, जो अभी क्वेश्चन नंबर 42 है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो अभी सॉल्व करते हैं तो आइडिया आ जाएगा। उसके पहले सारी मेथड पहले एक साथ ख़त्म कर लेते हैं। अब दूसरी मेथड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, ये आपका एनसीईआरटी में है। इसके ऊपर से क्वेश्चन क्या बनता है, तो क्वेश्चन अंदर लिखा हुआ है। सिंपल डायमेंशन का मतलब क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का, कि किलोग्राम एंड किलोग्राम कैन बी एडेड बट किलोग्राम एंड मीटर कैन नॉट बी एडेड। वो हमको पता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, लेकिन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती है। तो किलोग्राम एंड किलोग्राम कैन बी एडेड मतलब इसमें क्या है, A + B इक्वल टू C + D, मतलब 2 किलो टमाटर और 2 किलो कुछ और सब्जी, तो वो 2 किलो ऐड हो सकता है। और 2 किलो टमाटर और 2 लीटर दूध, तो वो हम ऐड नहीं कर सकते, वो लीटर वॉल्यूम में चला गया। समझ में आ रहा है? दैट्स द सिंपल लॉजिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। मतलब इजिकल टू के दोनों साइड यूनिट सेम होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट या ऐड हो पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या दिया है अपने पास, v = A + BT, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया है। वी हैव टू चेक कि इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। उसमें v आपका वेलोसिटी है, t आपका टाइम है, a एंड b कांस्टेंट है। अब क्या कर सकते हैं, तो दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, तो v - a - bt = 0। अब ये एक दूसरे में से कट रहा है, मतलब इन दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इन दोनों का आंसर सेम है। समझ में आ रहा है? सबका यूनिट सेम है। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, और ये भी वेलोसिटी ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या बोलता है कि किलोग्राम एंड किलोग्राम कैन बी एडेड इन ईच अदर, मतलब A + B = C + D, मतलब इधर किलोग्राम है तो इधर भी किलोग्राम ही होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों को एक साइड ले लिया। अब वेलोसिटी में से ये सब जा रहे हैं, तो मतलब ये सब वेलोसिटी होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार v और a को इक्वेट करा दो, दूसरी बार v और bt को इक्वेट करा दो। तो देखो क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में लिखा डायमेंशन ऑफ a = डायमेंशन ऑफ v। तो a को v से इक्वेट करा दिया। अब v का डायमेंशन मुझे पता है क्या होगा, L1t - 1। तो a का डायमेंशन भी यही होना चाहिए, हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। a = दिस आ गया। अब bt = v कराओ, तो v का होता है Lt - 1, पर bt बचेगा, t नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, Lt - 2 हो जाएगा। तो b = तो समथिंग एल्स आ गया। तो ये क्या हो जाएगा कि द इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस। समझ में आ रहा है? मतलब दिस इज सम अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ये जो bt है वो वेलोसिटी नहीं है, वो हमको समझ में आ गया। तो गिवन इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस, दैट विल बी योर आंसर। अब इतना हमको पता है, तो इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि इसको रिपेयर करो, इसको अच्छे से ठीक करो। तो क्या करोगे आप, तो bt को अगर t से डिवाइड करा दिया जाए तो t चला जाएगा, तो b = वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस यहाँ पे अगर मैं t ऐड कर दूँ ऐसे, देन दिस इक्वेशन विल बी होमोजीनियस। सिंपल है। तो अभी के लिए ऐसा हमारे पास नहीं बोला है, तो इतना ही आपका सॉल्यूशन है। उसके बाद नीचे और 2 आंसर दिए हुए हैं कि μ = A + B / λ², तो उसका भी सेम होगा। तो समझ लो μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और लैम्बडा आपका वेवलेंथ दिया हुआ है। क्वेश्चन है μ = A + B / λ²। इसको फटाफट सॉल्व करो तो क्या आएगा, μ = A करना पड़ेगा एक बार, और μ = दिस करना पड़ेगा एक बार। हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटीज, तो इट विल बी डायमेंशन लेस। तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए और ये पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए। और हमको दिख रहा है कि लैम्बडा इज अ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का क्या होता है,
लैम्बडा मतलब मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम, कुछ भी, लेकिन सब कुछ लेंथ में ही है। तो लेंथ है तो ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। समझ में आया? उसके बाद ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि बेसिक क्वांटिटी एमएलटी की जगह एफटीवी चूज कर दो, फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। कि एमएलटी में अगर मैं मास का बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, m1 L0 T0, लेकिन ऐसा नहीं करना है। नाउ कंसीडर एफ और टी और वी इज द बेसिक डायमेंशनल एनालिसिस। एमएलटी की जगह इसको ले लो और उसमें मास को रिप्रेजेंट करो एफ टी वी की फॉर्मेट में, तो हो जाएगा। क्या करोगे, F इजिकल टू एम ए करेंगे, उसमें से m चाहिए तो m इजिकल टू एफ बाई ए करेंगे। तो f का हमको पता है क्या होता है, m1 L1 T-2, और a का क्या होता है। ऐसा करोगे तो सब कुछ एमएलटी में आ गया, ऐसा तो चाहिए नहीं मुझे। समझ में आ रहा है? ऐसा करोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे, वापस तुम्हारा आंसर क्या आएगा, m1 L0 T0। तो मतलब भावना में बहना नहीं है, हम लोग को क्या चाहिए, एफ टी और वी के फॉर्मेट में चाहिए। तो F1 आ चुका है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो F1 T1 V इनवर्स हो गया। समझ में आ गया? मतलब हमको बोला है कि टेक दिस एज अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एमएलटी हमने लिया था वैसे इसको बेसिक डायमेंशन मान लो और उसमें मास का एमएलटी बनाओ, मतलब एफटीवी बनाओ, तो बन जाएगा। ऐसा कोई भी अलग क्वांटिटी आपको दे सकता है। मास की जगह आपको बोल दे कि टाइम का बनाओ, फाइंड टाइम, तो बनाओ टाइम का फटाफट, चलो इन टर्म्स ऑफ एफटीवी टाइम का ढूंढो। देखना ही नहीं, F0 T1 V। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कुछ तो रिस्पॉन्स करो यार, उसका आंसर तुरंत दूसरी सेकंड में देना था। मतलब मेरे साथ सेम पेज पे चल रहे हो कि ज़्यादा फास्ट चल रहा है? अब आगे देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x व्हेन दिस फॉर्मूला इज गिवन y इज इक्वल टू 10xt। तो हमने प्रीवियस कंटेंट में देखा हुआ था, इसके पहले वाले कंटेंट में, कि टेन थीटा, थीटा, कॉस थीटा सब कुछ क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो 10 के ब्रैकेट में जो है xt वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो xt इक्वल टू m0 L0 T0। तो क्या बनेगा, xt इक्वल टू m0 L0 T0, ये t टाइम है, तो x इक्वल टू डायमेंशन क्या बन जाएगा, m0 L0 T-1। तो x का डायमेंशन हमको मिल गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन था फाइंड द डायमेंशन ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 10xt। हमने देखा हुआ है tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा कुछ भी हो विच इज डायमेंशन लेस, तो हम बोलेंगे दिस xt इज डायमेंशन लेस। तो ये फॉर्मूला आ गया, इसके ऊपर से t टाइम था, t को उधर भेज दिया, तो ये बन गया x का डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इफ सम फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय p इज इक्वल टू a⁻² मतलब अगर कोई क्वांटिटी ऐसी दी हुई है तो हमें क्या करना है, इसमें पूछा क्या है, x का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, फाइंड x। तो क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर किसी की पावर में है तो किसी की पावर भी क्या होगी, a² मतलब a⁻², a⁻3, a⁻4, मतलब दिस कैन बी ए नंबर। और अगर नंबर है तो नंबर इज डायमेंशन लेस। तो इसका एक और आपके पास याद करने का एक मतलब आया कि किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर है तो वो डायमेंशन लेस होगा। तो पावर को साइड पे ले जाओ, r² विल बी डायमेंशन लेस m0 L0 T0। अब r² तो क्या होगा, L2। समझ में आ गया? वो सामने चला जाएगा तो x का आंसर आ जाएगा L-2। समझ में आ रहा है? अब इसके नीचे एक और का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद अनदर मेथड ऑन द अदर पेज, मतलब आपको घर जाके ये सब कुछ देखना पड़ेगा और इसके पेंसिल से इसके बाजू में लिख लो कि पावर विल हैव नो फिजिकल मतलब डायमेंशनल क्या बोलते हैं उसको, m0 L0 T0। किसी भी क्वांटिटी का पावर जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा, ये एंगल भी कोई किसी भी क्वांटिटी का होगा डायमेंशन लेस होगा।
अब उसके बाद अनदर एप्लीकेशन है टू चेक वेदर द इक्वेशन ऑफ फिजिक्स इज राइट और नॉट, कि जो इक्वेशन हमको दिया है वो सही है कि नहीं। तो उसमें भी एक इजी एग्जांपल लेके आपको दिया है कि वेरीफाई द गिवन इक्वेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो डिस्टेंस का एमएलटी लिखो तो L1, वेलोसिटी का लिखो L1 T1, इसका लिखो T1 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 चला जाएगा, L1 इक्वल टू L1, मतलब सही है। मतलब जो चीज़ें कॉमन सेंस हमको देख के पता ही है कि ये सही है, और उसमें से क्वेश्चन थोड़े ऐसे चेंज हो सकते हैं। मतलब दूसरा क्वेश्चन देखो, P इज इक्वल टू 40 अपॉन R, प्रेशर इज इक्वल टू 40 अपॉन R, ये कहाँ से आया? वो बबल वाली थियरी आती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, चैप्टर नंबर जब करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें ये प्रेशर का फॉर्मूला आएगा ड्रॉप्स एंड बबल्स के अंदर। तो अभी के लिए बहुत सारे फॉर्मूला भी आपके रिवाइज हो जाएंगे एक साथ। तो P इज इक्वल टू 40 अपॉन R करना है, तो हमको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मैं ढूंढ लूंगा फोर्स अपॉन एरिया करके, तो कुछ MLT मिलेगा। और इसमें टेंशन अपॉन R कौन है? रेडियस ऑफ द बबल और ड्रॉप, तो इसका भी कुछ MLT मिल जाएगा। अगर तो दोनों सेम आते हैं तो ये इक्वेशन राइट है, अगर नहीं आते हैं दोनों रॉन्ग है। सिंपल है। तो उसको सॉल्व करो, और उसके नीचे एक और दिया हुआ है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, उसका आंसर आपको लाना है। और एक तीसरा इक्वेशन मैं आपको दे देता हूँ, उसका भी यही सॉल्व करना है, UT स्क्वायर अपॉन हाफ AT स्क्वायर इक्वल टू S। वेरीफाई दिस ऑल्सो। अंदर ही लिख लो, चलेगा, नीचे बहुत जगह है। सारे फॉर्मूला भी अंदर दिए हुए हैं कि 40 अपॉन R में T सरफेस टेंशन है, R आपका रेडियस है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? F अपॉन L, और ये भी L हो जाएगा। कौन सा? हाँ, मतलब कभी कभी आपको देख के ही पता है कि गलत है, बिकॉज फॉर्मूला वाज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर U स्क्वायर T स्क्वायर दे दिया मतलब रॉन्ग है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करोगे रॉन्ग है? तो कि भाई इसका MLT बनाओगे तो L1 और यहाँ कुछ और आएगा। तो मतलब मेथड्स आपको पता होनी चाहिए कि दैट्स द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क। मतलब एंट्रेंस करना इजी है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो भी एंट्रेंस हो सकता है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम इज द टेस्ट ऑफ योर लॉजिकल माइंड, कि આપણી પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ કેવી છે એવું પૂછવાનું ટ્રાય કરે છે લોકો. એ લોકોને કંઈ ફરક નહીં પડતો ફિઝિક્સનું તને બધું નોલેજ છે કે નહીં, સમજ પડે છે? એટલે આ બધી મેથડ્સ છે કે ભાઈ તને કન્ટેન્ટ યાદ છે તો હવે એને હું તને ટ્વિસ્ટ કરીને હેરાન કરું તો તું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકે છે. દેટ્સ દે આર ચેકિંગ કે ભાઈ લાખો લોકો છે એમાંથી તમારામાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ કેટલી છે, બસ तो તમે कॉलेज में जवा માટે एलिजिबल छो, आटलू જ છે. और गुजकेट में मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी अटेम्प्ट ना करे और एज इट इज़ पेपर वापस दे के आ जाए फिर भी आपके कितने परसेंटाइल निकलेंगे? 50-60 परसेंटाइल बन जाएंगे. मतलब परसेंटेज इन बोर्ड्स इज डिफरेंट लीग, और यहाँ पे आपको परसेंटाइल लाने हैं वो अलग लीग है. समझ में आ रहा है? बिकॉज जितने भी लोग अपीयर करेंगे उसमें से आधे लोग माइनस में जाएंगे. तो बाई डिफ़ॉल्ट अगर तू 0 मार्क्स पे भी है तो तू 50% लोगों से आगे आ गया तो तेरे परसेंटाइल कितने बन जाएंगे? 50. मतलब कुछ भी ना करो, बोर्ड में कुछ करके ना हो तो 0 परसेंटेज आएंगे, लेकिन नीट में कुछ भी करके ना हो तो भी 50 परसेंटाइल आएंगे. दैट्स हाउ एंट्रेंस एग्जाम विल वर्क. तो इसके लिए अलग ही टेम्परामेंट चाहिए. तो जितने फॉर्मूला है उसको रिवाइज करो, मेथड को रिवाइज करो, उसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करो और आपका हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो मेरा यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. मैंने आपको बताया था गुजकेट के टाइम पे कि अपन ऐसे करेंगे कि आपके नीट में मार्क्स आ जाएंगे. कैसे आए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट.
तो जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम क्या है, तो आधा रेस तो वहीं हम जीत जाएंगे। फिर ये मेथडोलॉजी के 30 चैप्टर करने हैं, 30 में से आपके कितने हो पाते हैं, हम वही चैप्टर करेंगे जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसी टॉपिक्स को पकड़ेंगे। तो क्रैश कोर्स का एक्चुअल मतलब क्या है कि जहाँ पे दर्द हो रहा है वहीं मारना है, तो मार्क्स आ जाएंगे। कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं भी आते हैं उसको छोड़ भी देंगे तो चलेगा, पर जितना कर रहे हैं उतना एकदम परफेक्ट करना है। तो आज के दिन में आप सो भी जाओ, लेकिन रात को 12 बजे से पहले ये तीनों पैम्फलेट अच्छे से हो जाने चाहिए। कुछ भी डाउट आता है ये 50 MCQ में, तो कल लेके आ जाना, कल सॉल्व कर देंगे। ट्राई करेंगे कि अभी 2:15 से पहले सब कुछ हो जाए। अब उसके बाद दूसरा मेथड है, ये वो सेम मेथड है लेकिन थोड़े क्वेश्चन हार्ड है। तो चेक वेदर इफ द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। अगर करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट बनाओ। तो इक्वेशन है आपका H = R ρg अपॉन 2t cos थीटा। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का MLT बनाओ, राइट हैंड साइड का MLT बनाओ। हमको पता है H हाइट है, R रेडियस है, रो क्या है, डेंसिटी है, G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है, T क्या है, सरफेस टेंशन है। तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता है। 2 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका MLT बनाओ और इसका MLT बनाओ। अगर दोनों सेम आता है तो इक्वेशन राइट है। अगर इक्वेशन राइट नहीं है तो हमको पता चल जाएगा कि हमको T से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, या टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, या मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। वो कर देंगे तो आंसर राइट हो जाएगा। ये पूरा आंसर भी इसमें लिखा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा L1। अब इसका बनाओ तो क्या बनेगा L1। रो का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम। फिर G मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी पर टाइम, तो वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लेंथ अपॉन टाइम इनवर्स 2 हो जाएगा एक्सीलरेशन का। 2 का तो 0 होता है। T मतलब सरफेस टेंशन, तो फोर्स अपॉन लेंथ, तो M1 L1 T-2 अपॉन लेंथ, मतलब एक और लेंथ ऊपर आएगी तो L-1। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो जो आएगा वो आंसर। ये L-1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये T-2 T-2 भी चला गया, -3 + 1 + 1, तो L इनवर्स। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, L1 = L इनवर्स आ रहा है। तो अब इसको राइट करने के लिए आप क्या करोगे, तो ऊपर R को अगर मैं R³ कर दूं तो एक और L2 आएगा, एक एक L चला जाएगा और एक L बच जाएगा। तो राइट फॉर्मूला विल बी R³ ρg अपॉन 2t cos थीटा। खत्म। मतलब हमको नहीं पता था इसका फॉर्मूला क्या है, फिर भी हमने राइट कर दिया। तो ऑप्शन में क्या दिया होगा, इसका राइट फॉर्मूला दिया होगा। ये उसका मेथड हो गया कि हाउ वी हैव करेक्टेड द फॉर्मूला। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दे ऐसा, एक साइड पर वो तो ऐसा हो जाएगा ना, L = 1/L। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या किया है, हाँ वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हैं। मतलब वो तो अंदर ऑप्शन में देखोगे कि ऑप्शन में ये दिया है कि वो दिया है, डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर ऑप्शन। कई बार JEE एडवांस में क्या होता है, आपको खुद से लिखना होता है आंसर। तो इन दैट केस ये आंसर होगा, उसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं कि ऑप्शन ही नहीं होगा, खाली लाइन दिया होगा। तो अपने हिसाब से उस तरफ उस वक्त जो लॉजिक आता है वो आप करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। यूज 2 हो जाएगा उसका कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला। हमको खाली इतना पता है कि फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड फोर्स डिपेंड ऑन एक्सीलरेशन। फिर हम क्या करेंगे कि इसका रियल फॉर्मूला बताओ। हमको बोला होगा कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको x बोल दूंगा, इसको y बोल दूंगा। अब यहाँ से मुझे पता है फोर्स का डेफिनेशन क्या है, M1 L1 T-2, और इसके सामने क्या जाएगा m⁻⁴ A मतलब
L1 t माइनस 2 रेस टू वाई। समझ में आया क्या किया? तो m रेस टू x, L रेस टू y, t रेस टू माइनस 2y। नाउ वी विल इक्वेट पावर्स ऑफ द टू साइड्स। वहाँ से हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ पुट कर देंगे तो x और y की वैल्यू 1 आएगी। तो क्या हो जाएगा? f इक्वल टू m1 a1 पर प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो ये एक अनदर यूज़ हो गया कि अगर फॉर्मूला हमको पता भी नहीं है, कुछ नहीं पता है, हमको सिर्फ इतना पता है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला तक हम पहुंच जाएंगे। और इसका लिमिटेशन क्या है कि इट कैन नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कांस्टेंट। ये k कौन है वो नहीं बताएगा। जैसे t इज इक्वल टू 2π√L/g हमको फॉर्मूला पता है, तो इसको मैं आपको बता दूं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेस टू 1/2 एंड g रेस टू माइनस 1/2। नाउ फाइंड द राइट फॉर्मूला। हमको राइट फॉर्मूला पता भी है। इसका हम क्या करेंगे? तो इसका MLT लिखेंगे तो T1, फिर इसका MLT लिखेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे ऐसे पावर को। समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर आ जाएगा, यही आएगा, पर इधर k आएगा। यू विल नॉट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कि इधर 2π है, 1 है, 2 है। तो इस पर्टिकुलर मेथड का ड्रॉबैक क्या हुआ कि इट विल नॉट गिव अस फॉर्मूला। मिल जाएगा कि ऐसा फॉर्मूला है, पर अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन ये मेथड नहीं दे पाएगी। मतलब बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक द इक्वेशन। अगर गलत है तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर करेक्ट करने के बाद हमको खाली इन्फॉर्मेशन पता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो भी हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो ये उसके एक्चुअल मेथड्स हैं जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद क्या है, ये लास्ट सम है वो आप सॉल्व करो। उसके बाद अनदर मेथड्स आर देयर, उसको सॉल्व करेंगे। जो पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले वो फटाफट सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 12 पे वो सॉल्व करते हैं, बाकी सब हो जाएगा। ये जितनी भी मेथड्स हमने करी वो सारी एक साथ यूज करनी है कि बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी हैव ABCD फॉर फिजिकल क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला दे दिया AD इज इक्वल टू C log BD। अब ये इक्वेशन दिया है और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। उन 4 ऑप्शन में से कौन सा 2 ऑप्शन सही है, कौन से 1 ऑप्शन सही है, मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन है पर चलेगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आइडिया अच्छा आ जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का। अब क्या करना है, हमको पता है इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी में क्या करते हैं हम। इजिकल टू के दोनों साइड जो भी चीज़ें दी हुई है वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, तभी आंसर आएगा। तो मेथड क्या करी, ए और डी इज इक्वल टू एक्स वाई हमने ले लिया कि ए इक्वल टू एक्स मान लो, डी इक्वल टू वाई मान लो। तो अगर ये एक्स वाई है तो इसके इक्वल टू भी इन सबका कुछ भी हो जाए, लेकिन आंसर तो एक्स वाई आना चाहिए। तो एक्स वाई इक्वल टू अगर एक्स वाई हो जाए तो ये इक्वेशन सही है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके जो भी अलग 3 नीचे 4 सिंप्लीफिकेशन दिए है उसमें सभी कौन सही है वो हम बोल पाएंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन हमने बनाया कि डी इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू वाई। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉग देख के ऐसा लगता होगा कि ये कैसे आया, तो लॉग को साइड में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कोई भी लॉग है वो एक्चुअली कांस्टेंट है। कि log 2 उसका भी जो आंसर आएगा वो 0.3010 वो कैसा है, कांस्टेंट है। हमको पता है कांस्टेंट विल हैव नो डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब कॉस थीटा उसमें से भी क्या होता था, एक एंगल होता था। वैसा ही लॉग भी कैसा है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो अगर ये लॉग समथिंग BD है तो वो पूरा डायमेंशन लेस होगा, B मल्टीप्लाइड बाई D।
तो अगर ये b मल्टीप्लाइड बाई डी डायमेंशन लेस है तो अंदर सॉल्यूशन देखो कि अगर d को x ले लूँ तो b को बाय डिफॉल्ट क्या होना पड़ेगा, अगर d को x मान लूँ तो b को क्या होना पड़ेगा, 1/x ही होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है डायमेंशन लेस होने के लिए। तो वैसे हमको b का भी आंसर पता चल गया, d का भी पता चल गया, तो सब ABCD सब पता है ना। जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसमें ABCD की वैल्यू रखते जाओ और सही होना चाहिए डायमेंशनली, एक दूसरे में से माइनस हो उसके लिए x² माइनस x², y² माइनस y², ऐसा कुछ आना चाहिए। तो चारों में हम A, B और C, D की वैल्यू रखते जाएंगे और आंसर हमको मिलता जाएगा। तो उसमें से आपको देखो फर्स्ट A के अंदर आंसर रखा हमने, तो y² A इक्वल टू y है तो y² लिखा, माइनस B इक्वल टू क्या है 1/x, तो 1/x लिखा, फिर C की जगह क्या है x इंटू वाई, तो वो रख दिया। तो सबका डायमेंशन चेक किया तो y² माइनस y² बचा, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सही इक्वेशन है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरे में भी वही करेंगे, A, B और C की वैल्यू रखेंगे, जो आएगा अगर सब्ट्रैक्ट होता है सिमिलरली तो बरोबर है, अगर नहीं होता है तो नहीं बरोबर है, हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है वो अच्छे से एक बार सॉल्व कर लो, एक बार लिख लो, 2 मिनट जाएगी तो चलेगा। अब डायमेंशनल की 4 मेथड्स खत्म हुई, उसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर एरर एनालिसिस। अब एरर का बेसिक मतलब क्या होता है कि सपोज वी हैव समथिंग, ये डस्टर है, ये जिसने बनाया, जिस कंपनी ने, उसके पास इसकी डाई है। अगर प्लास्टिक का होता तो उसकी डाई होती, उस मोल्ड के अंदर हम उस प्लास्टिक को डालते और वो लस्टर बन के बाहर आता। तो उसको वो डाई के अंदर
जो डाई जब बनी तो सपोज वो 10 सेंटीमीटर की थी, या फिर इस पेन की लेंथ को मान लो कि ये पेन 10 सेंटीमीटर की है। नाउ इफ यू यूज सम इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दिस पर्टिकुलर लेंथ, अगर मैं स्केल यूज करता हूँ या कुछ और यूज करता हूँ, तो स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है नॉर्मल स्केल का? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब अगर स्केल से आप कोई भी दुनिया की कोई चीज़ मेजर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस रीडिंग के अंदर क्या आएगा? 0.1 की गलती आ जाएगी। समझ में आ रहा है? बिकॉज नॉर्मल स्केल का LC ही 0.1 है, तो अगर उसमें से कुछ भी मेजर हमने किया तो उसमें 0.1 का गलती होगा ही होगा। मतलब क्या होता है कि 10 सेंटीमीटर और 10.1 के बीच में ऐसे कहीं पे आके खड़ा होगा आपका पेन, तो इतना कम है वो भी नहीं बताया पेन ने और बस नॉर्मल स्केल ने, और इतना ज़्यादा है उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन स्केल ने नहीं बता पाया। मतलब 10 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.1, मतलब या तो ये 10.1 है, 10.01 है, या फिर ये 10 है एक्चुअली, या फिर 9.99 है। समझ में आ रहा है? मतलब इट इज़ लाइंग बिटवीन 9.09 टू 10.01 के बीच में कहीं पे लाई करता है। सॉरी 1 mm है ना, तो 9.9 और 10.1 के बीच में कहीं पे लाई करता है। समझ में आ रहा है? तो एरर क्या है? तो किसी भी आंसर को किसी ने मेजर किया तो वो ऐसे लिखेगा R प्लस और माइनस डेल्टा R, मतलब रीडिंग इनटू एरर ऑफ दैट रीडिंग। मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को ऐसे लिखेंगे। अगर इसी पेन को किसी ने वर्नियर कैलिपर्स से मेजर किया तो वो मुझे क्या लिख के देगा? 10 प्लस और माइनस 0.01, बराबर है। तो इसका ये R हो गया, ये उसका डेल्टा R, मतलब पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट विल बी दिस। सिंपल है, कोई डाउट किसी को इसमें? अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब यूज़ करना है? क्योंकि भाई नॉर्मल वेट स्केल जो सब्जी वाला लेके आता है उसका वेट स्केल अलग होता है। मतलब आप 1 किलो आलू खरीदो और गलती से वो 20 ग्राम ज़्यादा दे दे, 50 ग्राम ज़्यादा दे दे तो चलेगा, उसका इतना लॉस नहीं है उसमें, इसलिए वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी गोल्डस्मिथ के पास चले जाएंगे और उसके पास सोना खरीदेंगे और 1 ग्राम सोना खरीदा तो वो इतना चेक करेगा। अब 1.001 में ये ज़्यादा हो गया चलेगा, मतलब इसका इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है कि वो 1 ग्राम में भी 0.3 तक जाता है, 3 डिजिट तक जाता है। मतलब इसका इंस्ट्रूमेंट वो सब्जी वाले से ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसको फ़र्क पड़ता है। गलती से 1 ग्राम लेने गए और उसने 1.5 ग्राम दे दिया तो उसको 3,000 का नुकसान हो जाएगा, बिकॉज अगर 6,000 रुपये 1 ग्राम का भाव चल रहा है तो उसने अगर 0.5 ग्राम भी गलती से ज़्यादा दे दिया तो उसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू मेजर मोर एक्यूरेटली। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसके हम मान लेंगे ट्रू वैल्यू, जो पेन बनाने वाले के पास है, जिसने पेन को बनाया उसको एक्चुअली पता है कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, तो वो है ट्रू वैल्यू। फिर जो हमने मेजर करी वो है मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं एरर। समझ में आ रहा है? तो उसी एरर को फाइंड करने के 2 तरीके हैं, एक को बोला है रैंडम एरर, एक को बोला है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर में देखो क्या लिखा है, अननोन एरर ड्यू टू पैरेलैक्स, कि देखने में गलती हुई, किसी ने 9 देखा किसी ने 6 दिखा किसी को, तो वो गलती हुई देखने के अंदर। तो ऐसी एरर्स जो होती है वो कभी पकड़ी नहीं जाती है और वो हमेशा रहती है। अब सिस्टमेटिक एरर क्या है कि अगर वेट स्केल कुछ रखे बिना ही 50 ग्राम का रीडिंग दिखा रहा है, कुछ रखा नहीं है अभी उसके ऊपर, फिर भी 50 ग्राम का रीडिंग दिखा रहा है, और अगर मुझे इसमें मेजर करना है 500 ग्राम्स तो मैं क्या करूँगा? माइनस नहीं, इसके ऊपर कितना वेट रखेंगे? 450 रखूंगा तो उसमें से और 50 चला जाएगा, मतलब 550 रखना पड़ेगा, बिकॉज वो पहले से 50 बता रहा है। तो 550 में से 50 चला जाए तो अब एक्यूरेटली ये 500 ग्राम्स हो गया। समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ यू विल डू। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव एरर, पहले से ही कुछ एरर है इंस्ट्रूमेंट में तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर इसमें पहले से ही कुछ कम दिखा रहा है, मतलब -10 का आंसर दिखा रहा है, -10 ग्राम, तो आप बाद में उसको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
यहाँ पे मैं 490 ग्राम करूँगा, उसमें 10 ऐड कर लूँगा तो आंसर आ जाएगा 500 ग्राम्स। मतलब दोनों में से एक ही एरर को समझना है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर या नेगेटिव ज़ीरो एरर। मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पहले से ही कुछ रीडिंग दिखा रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, वो हम बाद में सबट्रैक्ट करके सेट ऑफ कर लेंगे। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर में इसका उल्टा होगा कि पहले से रीडिंग कुछ कम आता होगा, उसको बाद में ऐड करके अपन सेट ऑफ कर लेंगे। तो दोनों में से एक ही को समझो। फिर व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी टू मिनिमाइज दिस एरर। तो क्या कर सकते हैं हम, जब लैब करते हैं तो लैब में हम क्या करते हैं, रीडिंग को ज़्यादा कर देते हैं, मतलब एक ही रीडिंग को मल्टीपल टाइम लेते हैं। मतलब वी डोंट हैव ट्रू वैल्यू, डायरेक्टली हमको ट्रू वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी पेन को वर्नियर कैलिपर से 50 बार मेजर करेंगे, सपोज 10 बार 5 बार, मतलब नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा देंगे। फिर उसका एवरेज ले लेंगे, आर एवरेज, रीडिंग का एवरेज। सपोज मैंने 4 रीडिंग ली तो 4 बार रीडिंग लेके उसको 4 से डिवाइड करा दूंगा। अब ये जो आया उसको मैं कंसिडर कर लूँगा ट्रू वैल्यू। समझ में आ रहा है? इट विल बी मोस्ट नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू, दैट्स वाई इसको मान लेंगे ट्रू वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, जो आर एवरेज आया उसमें से हर एक R1 R2 को सब्ट्रैक्ट करवाओ, तो क्या मिलेगा, डेल्टा आर एवरेज, मतलब ये एरर मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? सपोज मैंने मेजर किया, इसका आंसर था 10.1, इसका था 10.15, इसका था 10.2, इसका था 10.05। इस सब में से मैं इसका सबका एवरेज लेके सपोज आया 10.2, तो इस सब एवरेज में से मैं क्या माइनस करूंगा, आर एवरेज में से हर एक रीडिंग को माइनस करता जाऊंगा, तो एरर मिल जाएगी मुझे। सपोज 10.1 को माइनस किया तो आया 0.1, तो ये 0.1 क्या है, एरर है। समझ में आ गया? इसके बाद हम उसको रिपोर्ट करेंगे, हाउ टू रिपोर्ट योर आंसर। तो लैब में हम लिखते थे आर एवरेज प्लस और माइनस डेल्टा आर एवरेज, दिस इज योर रिपोर्ट ऑफ आंसर, कि भाई 10.2 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया, उसमें एरर है 0.1 की। समझ में आ गया? तो इसको लिख लिया। फिर एब्सोल्यूट एरर, ये जो एरर मिली इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। फिर चाहिए हमको रिलेटिव एरर, तो क्या करेंगे, डेल्टा आर एवरेज अपॉन आर एवरेज, मतलब इतना मेजर किया उसमें इतनी एवरेज है एरर। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने 10 सेंटीमीटर को मेजर किया, उसमें 0.1 की एरर है। ये मैंने मेजर किया 10.2, उसमें इतनी एरर है, तो इतना मेजर करने में इतनी एरर है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव टू ओरिजिनल मेजरमेंट कितनी एरर आई। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या है इसमें, तो कि भाई इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो ये परसेंटेज बन जाएगा। और व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज ऑफ एरर, तो 5% होता है। मतलब अगर नॉर्मल स्केल से मुझे कोई चीज़ मेजर करनी है तो उसमें 5% की एरर पॉसिबल चलेगी, उससे ज़्यादा आएगी तो नहीं चलेगी। तो इसका आंसर निकालो कि हाउ मच मिनिमम मेजरिंग, मुझे पहले से ही परसेंटेज का आंसर पता है 5%। डेल्टा आर कितनी होनी चाहिए, ये रीडिंग कितना होना चाहिए, आर इंटू 100। तो नॉर्मल स्केल से कर रहा हूँ, नॉर्मल स्केल का एलसी कितना है 0.1, तो बाय डिफॉल्ट ये 0.1 भी मुझको पता है। समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज निकाल के अगर मैं आर लाऊंगा तो 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये एक क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट विच वी कैन टेक बाय नॉर्मल स्केल, तो उसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर बनेगा। इसमें मैंने क्या किया कि नॉर्मल स्केल से कॉमन सेंस यही है कि आप 2 सेंटीमीटर से बड़ी चीज़ को मेजर करो तभी 5% की एरर आएगी। अगर 2 सेंटीमीटर से छोटी चीज़ को अगर मैं मेजर करने जाऊंगा नॉर्मल स्केल से तो उसमें एरर 5% से बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ आपको पूछ सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का मिनिमम मेजरिंग आपको पता है कि 0.01 एलसी आपको पता है, तो व्हाट विल बी द कॉमन सेंस बाय मेजरिंग वर्नियर कैलिपर्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उससे मेजर करना चाहिए। तो अगर 5% ही एरर लानी है तो आपको 5% पता होगा, ये 0.01 पता होगा, 100 भी पता है, तो मिनिमम मेजरिंग लेंथ आपको मिल जाएगी कि वर्नियर कैलिपर्स से इससे छोटी आप नहीं कर सकते, तो उसमें एरर आ जाएगी ज़्यादा। तो आप चले जाओ अब माइक्रोमीटर के पास। समझ में आ रहा है? इसलिए मुझे पता चला कि 2 सेंटीमीटर से छोटी चीज़ मेज़र करनी है तो नॉर्मल स्केल अच्छी नहीं है।
देन आई हैव टू मूव टू 1 ईयर कैलिपर्स। फिर अगर 1 ईयर कैलिपर्स का भी ऐसा ही सारी वैल्यू रख के फाइन करूँगा तो उसका भी एक लेंथ मिल जाएगा कि इससे भी छोटा चाहिए, देन गो फॉर माइक्रोमीटर। समझ में आ रहा है? तो शायद ये नहीं होगा कि है अंदर, ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, हाउ टू रिपोर्ट योर आंसर है। फिर कैलकुलेशन में परमिसिबल एरर है, उसमें ये रह गया है, ये लिख लो खाली। कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन एनी इंस्ट्रूमेंट इज 5%। तो अगर व्हाट विल बी द कॉमन सेंस, मतलब एक कॉमन लेंथ क्या होगी जो नॉर्मल स्केल से मेजर की जा सके, उससे छोटी होगी तो उसमें गलती बढ़ जाएगी। इन एनी इंस्ट्रूमेंट बाय नॉर्मल स्केल। अभी ये नॉर्मल स्केल का क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी बन सकता है, मतलब 1 ईयर का या माइक्रोमीटर का। हमको पता है कि 5% एरर होगी तो चलेगा, और मिनिमम मेजरिंग एलसी कितनी है 0.1। तो कितना मेजर करेंगे तो 5% एरर आएगी, मतलब 2 सेंटीमीटर तक मैं करूँगा ना तो 5% एरर आएगी, और 2 से कम जाऊँगा तो 5% से एरर बढ़ जाएगी, और वो परमिसिबल नहीं है किसी भी मेजरमेंट के अंदर। 5% चलता है, उससे ज़्यादा होगा तो आपका मेजरमेंट बहुत तकलीफ वाला है, वो नहीं चलेगा। तो मतलब 2 सेंटीमीटर से नीचे कुछ चीज़ हमको दे दी तो वी विल नॉट गो फॉर नॉर्मल स्केल, वी विल गो फॉर 1 ईयर कैलिपर्स। अब ये अंदर जो एग्जाम्पल दिया है 6.6 और 13.2 का, उसमें ऐसा सोचा था कि अगर आपके पास कोई मोबाइल है और मोबाइल की लेंथ और ब्रेथ मेजर करी नॉर्मल स्केल से, तो आंसर आया 6.6 सेंटीमीटर एंड 13.2 सेंटीमीटर्स, और दोनों को नॉर्मल स्केल से ही मेजर किया है। तो इफ वी हैव टेकन बोथ ऑफ द रीडिंग्स विथ नॉर्मल स्केल, तो आंसर क्या होगा 6.6 प्लस और माइनस 0.1। ये उसकी क्या हो गई ब्रेथ। लेंथ क्या हो गई 13.2 प्लस और माइनस 0.1। अब इसमें क्या करना है कि नाउ वी हैव सम फिजिकल क्वांटिटी C विच कैन बी ऑब्टेन बाय L प्लस B, और कोई फिजिकल क्वांटिटी है D विच कैन बी ऑब्टेन बाय L माइनस B। तो अगर मैं L प्लस B करूँगा तो ऐसा होगा 6.6 प्लस और माइनस 0.1 प्लस 13.2 प्लस और माइनस 0.1। तो इसका आंसर क्या आएगा? और L माइनस B करूँगा तो उसका आंसर क्या आएगा? एरर सेम ही रहेगा, जो है प्लस माइनस 0.1, और वो जो बाकी होगा उसमें ऐड। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो पेज नंबर 3 पे, C इज इक्वल टू L प्लस बी एंड C इज इक्वल टू L माइनस बी। अगर 6.6 प्लस और माइनस 0.1 प्लस 13.2 प्लस और माइनस 0.1 है, तो 6.6 और 13.2 को ऐड करेंगे पहले तो क्या आएगा आंसर? 19.8। तो अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 0.1। सबका आंसर वही है। इसमें क्या लिखोगे? अगर 13.2 में से 6.6 चला जाए तो क्या बचेगा? वो जो सब्ट्रैक्ट का आंसर आएगा वो, और फिर प्लस माइनस 0.1। इसमें ऐसा है, देखो इसमें यही समझना है कि अगर मैं किसी 2 सेंटीमीटर की चीज़ को मैंने मेजर किया तो उसमें नॉर्मल स्केल से एरर क्या बन गई? प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है प्लस और माइनस 0.1 का मतलब? कि दिस वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 1.9 टू 2.1। समझ में आ रहा है? अब इसी के अंदर मैं दूसरी रीडिंग को ऐड कर दूं कि 3 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो अब इसकी जो रेंज है वो बन गई 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। पर दैट 5 सेंटीमीटर विल बी लाइंग बिटवीन 4.8 टू 5.2,
बिकॉज इसकी भी एरर है और इसकी भी एरर है, दोनों की एरर दोनों रीडिंग में ऐड हो गई, मतलब इसमें भी कुछ गलती है इसमें भी कुछ गलती है, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो ज़्यादा वेरी करने लगेगा। समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया? मतलब वेदर यू आर एडिंग द टू रीडिंग्स और सब्ट्रैक्टिंग द टू रीडिंग्स, तो रीडिंग का जो लेंथ ब्रेथ है उसका एट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन होगा, पर एरर जो है वो ऑलवेज ऐड होगी। इसका आंसर आएगा 0.2 और इसका भी r प्लस और माइनस 0.2। क्यों 0.2 हो गया? बिकॉज वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अगर रीडिंग 1 में भी एरर है और रीडिंग 2 में भी एरर है तो उन दोनों को ऐड करके जो बनाऊंगा उसमें दोनों की एरर आ गई। समझ में आ रहा है? तो अगर 6.6 का वैल्यू था 6.5 और 8 के बीच में लाई करता है, ये वैल्यू 13.1 से 13.2 के बीच में लाई करती है, तो इन दोनों को मिला के जो 19.8 आया वो अब 19.6 और 20 के बीच में कहीं पे है। समझ में आ रहा है? तो इसमें समझना क्या था कि वाइल वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, एकदम सिंपल सवाल पूछते हैं, आपको ए का वैल्यू दिया होगा बी का वैल्यू दिया होगा, फिर बोला है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करो, तो ए प्लस बी भी कर लेंगे, लेकिन जो एरर का सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है वो वही का वही होता है। समझ में आ रहा है? ऐड हो जाएगा, या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर ऑलवेज ऐड होती है बिकॉज वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो उसमें जो यहाँ पे ब्लैंक बना के दी है उसमें खाली आंसर लिख दो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की कोई मेथड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे, कुछ भी जुगाड़ करके। तो वो जुगाड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूँ वो पूरा। अभी इसका आंसर लिख लो, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर देते, तो ये भी खत्म। कुछ લખવાનું હતું અમારે મોસ્ટલી બધું લખેલું જ છે, ખાલી અંદર તમારી લેંગ્વેજમાં લખી લો कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर इज ऑलवेज एडेड, बिकॉज सब्ट्रैक्ट करो कि ऐड करो रीडिंग को, एरर ऑलवेज ऐड होती है। उसका लॉजिक हमको पता चल गया। ये हर एक शीट एक लेक्चर है, ये 3-3, 4-4 पेज एक लेक्चर है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है सब कुछ? चैप्टर 5 को 2 लेक्चर दिए हैं, चैप्टर 7 को भी 2 लेक्चर दिए हैं, 6 को भी 2 लेक्चर दिए हैं। मतलब जिसमें पॉसिबल ही नहीं है इतना फास्ट जाना, उसमें नहीं जा पाएंगे, उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा। अब पूरा 3, 4, 5 पढ़ेंगे तो उसके चांसेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पेज बन जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन, और ये बहुत कम पेजेस है, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना। अब क्या है हमारे पास कि देयर इज सम फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर उसी लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करा दूँ तो 6.6 एंड 13.2 का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, पर एरर का क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड एरर? तो इसके लिए फॉर्मूला अंदर होते हैं, पर वो याद करने बैठेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। हमको पता है कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द एरर्स, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। एकदम सिंपल टॉपिक है लॉग का। अगर मैं इसको बना दूं लॉग सी और इसको बना दूं लॉग एल इंटू बी, सिंपल है। फिर इसका डिफरेंशिएशन ले लो। डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग सी का, 1/c/dc। इसका हो जाएगा 2-3 फॉर्मूला है तो शायद आपको पता होगा। लॉग ए बी बिकम्स लॉग ए प्लस लॉग बी। फिर होता है लॉग ए बाई बी बिकम्स लॉग ए माइनस लॉग बी। फिर होता है लॉग ए रेस टू एन बिकम्स एन लॉग ए। फिर एक और होता है कि इफ़ ई रेस टू एक्स इक्वल टू वाई देन इट बिकम्स वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू लॉग वाई। ई सामने देंगे तो एक्स वहाँ रह जाएगा, ई सामने देंगे तो वो लॉग बन जाएगा। ये 4 फॉर्मूला होते हैं लॉग के।
इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, इसको log c रहने देते हैं, इसको मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूँ log a डॉट बी वाला, तो क्या बन जाएगा, log l प्लस log b बन जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या बनेगा, 1/c/dc 1/l/dl प्लस 1/b/db। समझ में आया क्या किया? ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में हमको रटाया है कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में ऐसा करेंगे, पर क्यों करेंगे हमको नहीं बताया। अब हमें क्या पता है, क्योंकि c इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो c है, l अकेली लेंथ भी हमको पता है, b वो भी हमको पता है, लेंथ में कितनी एरर है वो भी हमको पता है 0.1, ये कितनी है वो भी हमको पता है, ये 6.6 ये पता है, ब्रेथ हमको पता है 13.2 और 1/c dc/c मल्टीप्लिकेशन करके क्या आंसर आएगा वो भी हमको पता होगा। क्या आंसर आ रहा है, 87.12। अब सब कुछ सॉल्व करेंगे तो dc मिल जाएगा, दैट dc विल बी पुट एट देयर। समझ में आ गया? मतलब या तो इसको रटो या तो ये मेथड समझ लो। ये सारे फॉर्मूला भी अंदर लिखे हुए हैं कि अगर पावर में कुछ है तो वो आगे आ जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं लिखा है अंदर। अगर l/b होता तो ये लगाते, log a माइनस log b हो जाता। लेकिन इसमें हमको फिर से क्या समझना है कि अगर log के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आएगा, अगर ये डिवाइड बाय होता तो, बरोबर है। वन वी नो दैट वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग log के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आता है, और हमको कैसी एरर चाहिए, मैक्सिमम एरर, और हमको पता है एरर विल बी ऑलवेज एडेड टुगेदर। मतलब ये फॉर्मूला अगर l इंटू बी है तो भी यही कहानी होती, l डिवाइड बाई बी होता तो भी यही कहानी होती। उसके बाद एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो हर बार पूछते हैं, k इक्वल टू एक्स रेस टू पी वाई रेस टू क्यू एंड जेड रेस टू आर। अब इसमें हमें याद कराया जाता है कि इसको याद कैसे करना है, पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दोनों तरफ log ले लूँ तो log के इक्वल टू क्या होगा, p log x। ये सारे फॉर्मूला एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, क्या बोलता है, अगर log अप्लाई करूँगा तो पावर कूद के आगे आएगी, तो क्या बन जाएगा, p log x। मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस होगा, पावर कूद के आगे आ जाएगी q log y। डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा और पावर कूद के आगे आ जाएगी r log z। पर वी नो दैट वी आर फाइंडिंग एरर, तो ये प्लस ही होगा। नाउ टेक डेरिवेशन, तो क्या हो जाएगा, dk बाई के p dx बाई x q dy बाई y r dz बाई z। अब हमको p पता होगा, x पता होगा, सब कुछ पता होगा, सबकी वैल्यू रख देंगे तो dk मिल जाएगा। सिंपल है, मतलब पावर दे, मल्टीप्लिकेशन दे, डिवीजन दे, कुछ भी दे, वी कैन सॉल्व इट। अब परसेंटेज एरर दिया हो तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे। इसी फॉर्मूला में इसको मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका परसेंटेज एरर हमको पता होगा 1%, 2%, 3%, वो भी लिख के आंसर आ जाएगा। पीछे और क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो एरर का भी सारे मेथड्स हो गए। अभी एक वर्नियर कैलिपर सिर्फ बाकी है। इसका क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है।
जब रेगुलर क्लास में वर्नियर कैलिपर्स पढ़ते हैं, आप लोगों को तो आइडिया है ही, अब प्रैक्टिकल लैब में सब किया हुआ है, नहीं है तो भी चलेगा। अब हमको क्या पता है तो कि भाई जो वर्नियर स्केल होती है वो मूविंग होती है और अंदर जो होती है वो मेन स्केल होती है। तो मेन स्केल मतलब हमारी नॉर्मल स्केल। तो मेन स्केल का एक डिवीज़न कितना हुआ? मेन स्केल कौन है? नॉर्मल स्केल। तो उसका 0.1 सेंटीमीटर हो गया। और वर्नियर स्केल का कितना है हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन यू विल ऑब्जर्व, तो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल विल बी इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। आउ था जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेन स्केल हो गई जो मूविंग नहीं है, और नीचे जो स्केल होगी वो मूविंग होगी और वो वर्नियर होगी। वो वर्नियर के 10 होंगे, वो ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड करते होंगे। मतलब इसमें क्या जुगाड़ किया उसने? एक mm को इसके अंदर सेट कर दिया। समझ में आ रहा है? पूरे एक mm को इस 10 डिवीजन में सेट किया। मतलब हर एक डिवीजन में से उसने 0.1, मतलब देख इसका एक डिवीजन कितने का है? 0.10, और पूरा एक डिवीजन उसने काट के इस 10 को दे दिया। समझ में आ रहा है? तो पूरा एक डिवीजन उसने काट के 10 लोगों में बांट दिया। तो 0.01 इज योर LC। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या किया? LC कहाँ से आई? दैट वॉज योर LC ऑफ योर वर्नियर कैलिपर्स। अब क्वेश्चन कैसा आता है कि ऐसा वर्नियर कैलिपर्स बनाओ जिसकी LC ये हो, या फिर हमको दिया होगा कि दिस मच नंबर ऑफ डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विद दिस मच नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स को अच्छे से समझ लो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ जो दिख रहा है वही लिखा है कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। सिंपल है। अब मैंने क्या किया? 9 डिवीजन तो वो 9। अब मेन स्केल का एक डिवीजन कितनी लेंथ का है? 0.1। तो उसकी वैल्यू रख दी कि मेन स्केल का एक डिवीजन 0.1 का है। ये 10 का 10, ये 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वो मुझे नहीं पता है कितनी लेंथ का है। यहाँ से मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 0.9/10 इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो आंसर आया 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर्स। तो मेथड क्या हुई? इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल फ्रॉम 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वी विल गेट 0.01, दैट इज ऑल्सो LC। मतलब LC को ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। ये मेथड इसलिए कराई कि अलग LC पूछेंगे तो क्या करेंगे। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि n इंटू मेन स्केल इक्वल टू n+1 इंटू वर्नियर स्केल, या फिर n इंटू वर्नियर स्केल n-1 इंटू मेन स्केल। ये दो फॉर्मूला लिख लो, दोनों में से कोई भी याद रखेगा तो चलेगा। ये 2019 में जो पूछा है वो इस फॉर्मूला से सॉल्व होता है। पर इसको समझने के लिए, नया वर्नियर कैलिपर्स बनाने के लिए एक्चुअली जो है उसको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है इसमें। तो पूरी मेथड लिखी हुई है इसके अंदर। इसमें भी नेगेटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव नो एरर भी बता दिया है। अब इसमें से एक ही एरर को समझो। जैसे पॉजिटिव 0 एरर है, उसका मतलब क्या हुआ? ऐसा मतलब अगर ये वर्नियर स्केल है, एक प्रॉब्लम हो गया है मुझसे। मैंने यहाँ पे क्या किया? मेन स्केल ऊपर बनाई, वर्नियर नीचे बनाई, और जो नोट्स है उसमें वर्नियर ऊपर है, मेन स्केल नीचे है। तो ये गलती मत करना। अब ये पॉजिटिव 0 एरर है। जब वर्नियर स्केल का 0 कहीं पे टच करता है, दैट इज योर रीडिंग। समझ में आ रहा है? हम नीचे से इसको घुमाते हैं और वर्नियर स्केल का 0 जहाँ पे आके रुकता है
सपोज मेन स्केल का 1.5 और ये 1.6 हो गया और ये 1.7 हो गया और वर्नियर स्केल का 0 यहाँ आके रुका, तो मैं रीडिंग बोलता हूँ 1.5 से थोड़ा आगे होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो वर्नियर स्केल का 0 जहाँ पे टच करता है दैट इज योर रीडिंग, और वो पहले से ही कुछ रीडिंग दिखा रहा है। देखो तो ये कौन सी एरर हुई? पॉजिटिव 0 एरर, तो उसको बाद में सब ट्रैक कर देंगे। और बुक में मतलब इसमें ऐसा है, बिकॉज ये वर्नियर स्केल है ऊपर वाली और ये मेन स्केल है नीचे वाली, तो ये पहले से ही कुछ रीडिंग दिखा रहा है, तो जो रीडिंग दिखा रहा है वो बाद में सब ट्रैक करने वाला है। मतलब पॉजिटिव 0 एरर जो मैंने अभी वेट स्केल का बताया था कि पहले से ही अगर 50 ग्राम रीडिंग दिखा रहा है तो उसको बाद में सब ट्रैक करना पड़ेगा। वैसे इधर क्या हो रहा है, पहले से ही कुछ रीडिंग दिखा रहा है तो उसको बाद में हम क्या करेंगे, सब ट्रैक कर देंगे। तो मतलब एक ही एरर को समझो, या तो पॉजिटिव को समझो या तो नेगेटिव को समझो। अपने हिसाब से लिख लो कि इनसाइड द डायग्राम ऊपर वाला स्केल वर्नियर है और नीचे वाला मेन स्केल है, और यहाँ जो ड्रॉ किया है उसमें प्रॉपर लिखा हुआ ही है। जो बुक मतलब नोट्स में है वो ये वाला डायग्राम है। वर्नियर स्केल इज वो जो डिसाइड करता है कि कौन सा डिवीजन है एक्चुअली। और नया वर्नियर बनाने वाला एग्जाम्पल भी अंदर दिया है, 2 मिनट में लिख लो, फिर वो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। हाँ ना, फॉर्मूला एक्चुअली क्या होगा, n-1 इंटू 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ 1 डिवीजन ऑफ, यहाँ वर्नियर स्केल आवश्यक, यहाँ मेन स्केल आवश्यक, मतलब 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। नहीं समझ में आया? देखो इधर 9 डिवीजन है, तो अगर 10 को मैं n मान लूँ तो इधर n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। समझ में आ गया कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 ऑफ द वर्नियर। तो उसको मुझे एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा लिख सकता हूँ n-1 इंटू मेन स्केल इंटू n इंटू मेन स्केल। अब समझ में आया? कभी भी नहीं आ रहा है, बिकॉज जब आपको क्वेश्चन देंगे तो ऐसा देंगे कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पूरा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें खाली पूछा है कि एलसी क्या होगी अगर नया वर्नियर कैलिपर्स बनाया। मेक अ न्यू वर्नियर कैलिपर्स वेयर मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल वही नॉर्मल है हमारी जिसका एलसी 0.1 है, और वर्नियर स्केल इस बार 20 डिवीजन की है, यहाँ पे 10 थे तब 20 डिवीजन है, जो मेन स्केल के 9 की जगह 16 से ऐड हो रहा है। तो सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। फिर यहाँ से मुझे 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मिल जाएगा, उसको मेन स्केल में से माइनस करूंगा तो नई एलसी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ आपको डिवीजन में चेंज देंगे तो वर्नियर कैलिपर्स नया बन जाएगा। और अगर कुछ डिवीजन भी नहीं दिए हैं, डायरेक्टली आपको बोल दिया है कि भाई एक ही डिवीजन दिए हैं तो यही करना है, किसी एक का डिवीजन दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्मूला में अभी वो सम सॉल्व कराऊंगा मैं। ये समझ में आ गया अंदर क्या किया है? दो मिनट में स्टार्ट करते हैं शीट को। ये बरोबर है मेथड की वी हैव टू जस्ट गो फॉर शीट ओनली, सीधा एमसीक्यू सॉल्व करा दे। ऐसा करना है कि ऐसे पूरा चैप्टर मेथड वाइज समझ लेना है पहले कि भाई इतनी इतनी मेथड्स है चैप्टर में, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। मतलब गुजसेट में हमने जो किया था वो ऐसा किया था, पर अभी 11th में कुछ चैप्टर बहुत बड़े हैं जो 1.5 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है।
ये 10 से 12 घंटे का कंटेंट है, वो हमने 1-1.5 घंटे में घुसाने की कोशिश करी है, तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो दैट्स वाई आपके पास नोट्स है। अगर मैं लिखा था तो वो ही नहीं पाता, इसलिए सोचा कि एक बार लिख के ही दे दूँ, तो आप देखते जाओ जो चल रहा है। फिर भी कंसंट्रेशन एक साथ पूरा रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसलिए घर जाके ये देख लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ अरेंज कर देंगे, संडे को कोई लेक्चर ले लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। थोड़ा स्लो चले इसलिए, बाकी सब चैप्टर में 2 लेक्चर रखे हुए हैं, इसी में भूल गया था उस वक्त में कि एरर एनालिसिस भी आता है। तो 2 क्वेश्चन कंपलसरी इसमें से आएंगे, तो ये 3 पैम्पलेट जितनी बार देख सको उतनी बार देख लेने। उसमें से 2 क्वेश्चन गारंटीड आएंगे, सेम एज इट इज़ इसी मेथड के आएंगे। जितनी मेथड हमने डिस्कस करी वो सारे आ जाएंगे, मतलब इसी में से कोई मेथड होगी एज इट इज़। सो दैट्स हाउ वी डेवलप आवर टेम्परामेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9th नहीं 6th वाला एक है, 6, 9, फिर 38, 39, 40, 43, 44 एंड 46 वो मुझे कराने पड़ेंगे, बाकी सब एकदम चिंदी क्वेश्चन है। 6, 9, उसके बाद 38, 39, 40, 44, 46, बस। बाकी सब देखो कितने इजी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। 90s वाले क्वेश्चन देखोगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो भी समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत सारे खाली डायमेंशनल वाले ही फार्मूला है, तो वो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कहीं पे अटके तो कर देंगे कल। तो सबसे पहले ये 6th वाला क्वेश्चन देखो, जिसमें क्या बोला है, कोई एक जन पढ़ो इसको। The main scale of a vernier caliper has n divisions per centimeter. When divisions of the vernier scale coincide with n-1 divisions of main scale, the least count of the vernier caliper is। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो कि क्या फॉर्मूला बनेगा। क्या लिखा है? हाउ मच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू हाउ मच डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कहीं तो बोलो ना, क्या बोला? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। देन फाइंड द LC ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स। क्या करेंगे इसके लिए? तो हमको 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल पता होगा, क्या होगा? 0.1, या तो वो डाल सकते हैं, पर उसका ऑप्शन n के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो हमको सब कुछ 1/n के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, या फिर n के फॉर्म में रखना पड़ेगा। फिर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने अभी अभी यहाँ पे दिया। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है? 1 डिवीजन ऑफ मेन माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर। और कोई डेटा दिया है अंदर? बस। तो अब 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करना है। तो इसके अंदर से अगर वर्नियर स्केल का एक डिवीजन निकालना है तो क्या बनेगा? n-1 इसी फॉर्मूला में अपॉन n कर दूं तो VSD इक्वल टू n-1 इंटू MSD अपॉन n, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस ये पूरा लिख सकता हूँ n-1 इंटू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन n। अब मेन स्केल को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस n अपॉन n डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 अपॉन n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो +1 -1 चला गया, -1 अपॉन n इंटू मेन स्केल। अब मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का होता है?
वो इसको n-1 को इससे डिवाइड बाई करके फाइंड करोगे तो 1/n आएगा, तो उसको यहाँ पे 1/n इंटू 1/n, तो 1/n² विल बी योर आंसर। एक स्टेप छू कर दी तो आपने कि अगर 1 ऑफ इसका चाहिए मुझे, 1 डिवीजन ऑफ MSD चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, n-1 को इससे डिवाइड करा दूंगा। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेन स्केल का जो डिवीजन है वो कितना होता है, तो कि 1/n, मतलब 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के तो n मुझे पता ही है, तो 1 डिवाइडेड बाय n करूँगा तो भी मेन स्केल मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे किया? इधर देखो, इसमें मैंने क्या किया LC फाइंड करने के लिए कि मेन स्केल 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, दैट इज हमको डायरेक्टली LC मिल गई। तो मेन स्केल को भी ऐसे लिख सकते हैं कि एक डिवीजन को टोटल n नंबर में डिवाइड कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर इसको सॉल्व करो, 1 ये n-1 को नीचे ले जाओ और उसमें VSD की वैल्यू भी रख दो, तो MSD का वैल्यू मिल जाएगा। नहीं खबर पड़ती कस्सी, बताए तुमको। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखा कि VS इज इक्वल टू n-1 इंटू MS अपॉन n। अब मुझे चाहिए MS, तो मैं क्या करूं, MS इज इक्वल टू NVS अपॉन n-1, ऐसा कर सकता हूं। कोई डाउट किसी को इसमें? इसी इक्वेशन में मैंने क्या किया, MS को रहने दिया, n-1 को नीचे ले गया। समझ में आ रहा है? तो ये आ गया। अब VS का वैल्यू ये पूरा रख सकता हूँ, इसको उठा के इधर, और मेन स्केल नहीं भी पता है तो VS का आंसर तो हमको मिल जाएगा यहाँ से। VS इज इक्वल टू n-1 इंटू MSD करेंगे तो इसका वैल्यू उधर पुट कर सकते हैं, इसको पूरा उठा के। एक की वैल्यू दूसरे में रखनी है तो आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करो, क्या आता है, 1/n आता है कि नहीं आता है? बाकी क्वेश्चन में ही फर्स्ट लाइन पढ़ो, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। अगर उसका n डिवीजन पर सेंटीमीटर है तो उसका 1 डिवीजन कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई n। समझ में आ गया? इतनी लंबी मेथड नहीं करनी है तो भी डायरेक्टली पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? वो फर्स्ट लाइन का इन्फरेंस अगर ध्यान से पढ़ो तो n नंबर ऑफ डिवीजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 10 डिवीजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन कितने का हुआ, 1/10। यहाँ बोल रहा हूँ कि n डिवीजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन कितने का हुआ, 1/n। अब समझ में आया? तो वैल्यू रखने वाला ना समझ में आया तो उसको छोड़ो, डायरेक्टली ये कर दो कि MS इज इक्वल टू, अगर 10 होता 1 सेंटीमीटर में तो 1/10 बोलते, यहाँ n है तो उसको 1/n बोलते, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 भी शायद कराना पड़ेगा।
screw gauge has at least count of 0.01 mm. There are 50 divisions on circular scale. The pitch of the screw gauge is, वो भी करा देता हूँ. स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स में क्या डिफरेंस है? अब स्क्रू गेज में क्या होता है, देयर इज अ फिक्स स्केल जो मेन स्केल है, उसके ऊपर स्क्रू स्केल होती है जो घूमती है. तो मेन स्केल के एक डिवीजन को पार करने के लिए पूरा एक डिवीजन घुमाना पड़ता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि LC इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. मतलब एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल वो सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन में तोड़ा होता है. मतलब ये 100 डिवीजन को घुमाऊंगा ना ऐसे में ऊपर से, तो अंदर एक डिवीजन खिसकेगा मेन स्केल में. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स. तो LC क्या आया, 0.001 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन क्या है इसका पढ़ो तो. द लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 क्या हुआ? अच्छा हाँ, 1 डिवीजन तो 0.01 का होता है, तो 0001 आएगा, 0.001. बाकी 0.01 तो 1 ईयर की LC होगी. मतलब 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 0.1 mm या सेंटीमीटर. उसको डिवाइड किया 100 में, 100 डिवीजन में, तो 0.001 सेंटीमीटर में आंसर आया. अगर इसको mm में कन्वर्ट करूंगा तो 0.01 mm आएगा. वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.01 mm का मेन स्केल है, उसको डिवाइड किया है 50 डिवीजन में. तो पिच ऑफ द स्क्रू स्केल, पिच का मतलब क्या होता है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. तो LC ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन. तो LC हमको पता है 0.01 mm, नंबर ऑफ डिवीजन पता है 50, तो पिच मिल जाएगी. समझ में आ रहा है? सब कुछ mm में दिया है, दैट्स वाई हमने इसको mm में ही रखा, सेंटीमीटर में चेंज नहीं किया. आंसर ऑप्शन में भी mm में ही दिया है. तो 2020 में ही पूछा है सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन. तो वर्नियर कैलिपर्स नहीं पूछे तो ये पूछेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो. जाऊ च घरे जाऊ काले में घरे नहीं वजू करेगा, इसमें डाउट. ओके.